हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में देख रहे हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर आप जानते ही हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इसमें हम लोग देख रहे थे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुभव। हम लोग इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका कर रहे थे। तो कल जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जिनके विषय में हम लोग जान रहे थे। तो कल हमने अंतिम रूप से आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने इसमें विदेशी व्यापार के विषय में पढ़ा कि जब ब्रिटिश लोग भारत आए उन्होंने उपनिवेशिक अपना शासन किया। तो उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने विदेशी व्यापार को भारत में आपके प्रभावित किया। फिर आज हमको पढ़ना है जननांकीय आपका परिस्थिति। तो जननांकीय परिस्थिति से पहले कल मैंने आपको स्वेज नहर पढ़ाई थी और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग स्वेज नहर को विश्व मानचित्र में जरूर देख के आइए और एक बार पता करिए कि स्वेज नहर की जो स्थिति है और विश्व मानचित्र में क्या है। क्लियर है, कहां पर है, किन दो सागर को जोड़ती है। जैसे हमने पढ़ा भूमध्य सागर लाल सागर को आपका जोड़ती है स्वेज नहर। क्लियर है, और इससे खुलने से क्या हुआ है कि जो हम एशिया के जो ट्रेड जो आपका व्यापार है और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से अब आसान हो गया है। अब हमको अफ्रीका की जो यात्रा है वो नहीं करनी पड़ेगी। इन सब से हमको क्या मिला है आपका, इसमें बड़ा प्रॉफिट हुआ है। अभी कह सकते हैं कि बड़ा जो लाभ है हमको इस स्वेज नहर खुलने की वजह से हमको हुआ है। क्लियर है, हमने उद्योग की स्थिति को इसके अंदर पढ़ लिया, आधारभूत जो आपकी कृषि थी उसको पढ़ लिया, विदेशी व्यापार को पढ़ लिया और जो उसमें नीति उन्होंने बनाई थी उनको पढ़ लिया। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत अब तक हम इनमें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल कल जितना हमने पढ़ाया उसमें से कुछ पूछना हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी का कोई आपका डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, अगर किसी का कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, चैप्टर में जो है आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे और इसमें एक एक करके हम लोग आपका बात करेंगे इन सभी चीजों को। ठीक है, चलिए देख लिया, नहीं है कोई डाउट, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। आपका ध्यान दीजिए जननांकीय परिस्थिति कि हाँ जनसंख्या की इस समय क्या स्थिति रही और क्या स्थिति थी इस समय। हमें उन स्थिति का आपका ब्यौरा लेना है और उस समय जो स्थिति थी उस स्थिति का हमको थोड़ा विचार करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, तो ब्रिटिश भारत में जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले हमको कब मिलेगा, ध्यान देख लीजिए 1881 की जनगणना। तो सबसे पहली जनगणना कब हो गई हमारी, 1881 के तहत हमारी क्या हुई, सबसे पहली आपकी जनगणना हुई। और देखिए इसमें लिखा है एकत्र किए गए, यदि इसकी कुछ सीमाएं थी। अब कह रहे जो हमने ये आपकी इतनी बड़ी जो हमने आप देखेंगे बच्चों जो हमने आपकी जनगणना करी, इस जनगणना की कुछ आपकी सीमाएं थी। फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या आपके समृद्धि क्षमता बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि भारत की जो आपकी जनसंख्या समृद्धि दर है उसकी जो स्पष्टता है वो हमको बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगी। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही है। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जन संक्रमण के प्रारंभ सोपान में था, यानी कि जब जनसंख्या संक्रमण चल रहा था, कब था, 1921 में। अब देखिए क्या था इसमें, 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय
ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। यानी कि 1921 का ऐसा समय है, ना तो भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी थी और ना भारत की बहुत जनसंख्या में आपका ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या भी हमको नहीं मिली और कोई इतनी जो आपकी वृद्धि दर होता है वो हमको वृद्धि दर भी क्या है इसके अंतर्गत आपका नहीं दिखा दिया। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धित थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से कम रही। क्या रही? 16% से आपका कम रही। इसमें महिला साक्षरता दर आपका नगण्य केवल 7% आंकी गई। जन स्वास्थ्य सेवा तो अधिकांश ही सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थी वहां नितांत निर्यात अपर्याप्त थी। परिवहन स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोग का प्रकोप था। उसने व्यापक जनहित होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। कह रहे कोई इतनी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि उस समय आपके संक्रमण रोग का प्रकोप किस प्रकार था, कैसे वहां फैला हुआ था और कैसे जनहानि भी होती थी। और उस समय आप कोई सोच सकते हैं कि जो सकल मृत्यु दर थी वो कैसी थी? बहुत ऊंची थी। यानी कि दैट रेट क्या थी? वहां बहुत ज्यादा थी। क्योंकि देखिए उस समय जो हेल्थ आपकी सुविधाएं थी वो आपका प्रॉपर नहीं थी। हेल्थ सुविधाओं में आपका मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी और बहुत सारी बीमारी के प्रकोप थे। लोग हैजा से ही उस समय जो था बहुत सारे लोग आपके मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। शिशु मृत्यु दर क्या थी? अधिक चौंकाने वाली, यानी कि बच्चों की मृत्यु बहुत अधिक होती थी। ठीक, आज भी भले हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33,000 हो गई है। अब देखिए कितनी होगी? 33 प्रति हजार, यानी कि 1000 बच्चों पर आज भी 33 बच्चे ऐसे हैं जो अपना एक जन्मदिन यानी कि 1 वर्ष पूरा नहीं कर पाते, अपना पहला बर्थडे भी नहीं देख पाते। तो ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा दर आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह जा पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। और कह रहे हैं कि कोई जो आंकड़े हैं वो इतने विश्वसनीय नहीं हैं जिनके आधार पर हम लोग कह सकें कि क्या स्थिति रही है। लेकिन फिर भी उस समय जो आपके गरीबी का प्रसार कैसा था, इतना अधिक था कि हम इसको कह नहीं सकते। और क्या संदेह है, हम इसको भी आपका देख सकते हैं। भारत में अत्यधिक गरीबी क्या थी? व्याप्त थी, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको भारत में इस समय जो गरीबी की स्थिति है वो आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थिति हो रही है और जैसे यहाँ लोगों के काम काज स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय गरीबी का क्या माहौल रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेश में ब्रिटिश द्वारा बनाई गई लूस खटोस की जो आपका नीति थी, लूटने वाली, आप खसोटने वाली, जिससे भारतीय लोगों की क्या हो गई थी? आय जो था आपका संकुचित हो गई थी। ठीक, अब देखिए परिमाण स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और बदतर हो गई। कह रहे जो भारत की जनसंख्या है और दशा और क्या हो गई? और बदतर मतलब और बहुत बुरी हो गई। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक स्थिति में आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग मूल आवश्यकताओं जैसे घर से वंचित है। आज भी भारत में एक बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या रहती है जिसके पास अपना घर नहीं है और क्या है वो आपका झुग्गी और झोपड़ी में रहकर अपना गुजर बसर करती है। ये आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्या है वो? आपका झुग्गी और झोपड़ियों में आपका रहती है। तो आपको शहर में ऐसे स्लम एरिया, गांव में ऐसे स्लम एरिया आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। शहर में ये बहुत बड़ी मात्रा में आपके किसी शहर के कोने में आप कैसे स्लम एरिया मिल जाते हैं। देखिए इस समय आज भी ऐसा है, तो उस समय क्या स्थिति रही।
गौर करिए थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन हो आप पूछिए। देखा बच्चों आपने, उसमें कोई आपका क्वेरी है, कोई प्रश्न है अभी जितना हमने पढ़ा है, कोई इसमें डाउट आपका बचा हो, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं है? आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, अब हम इसमें बात करेंगे व्यावसायिक आपकी संरचना की, कि उस समय व्यावसायिक संरचना क्या थी, कैसे व्यापारिक चीजें हो रही थी, थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं। देखिए, उपनिवेश काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमों का के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कह रहे औपनिवेश जो काल था, इसमें जो आपका विभाजन हुआ है, इस विभाजन में कोई भी इतना बड़ा जो आपका परिवर्तन है, वो आपका जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन आपका नहीं आया। ठीक, कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय है। कह रहे जो कृषि है वो क्या है, सबसे बड़ा व्यवसाय है, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी है। कितनी लगी है? 70 से 75% जनसंख्या लगी है। 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा है। कह रहे ऐसे ही लोग हैं, 10% लोग हैं जिन्हें आपका 10 तथा इतने % लोगों को ही ऐसा है जो आपका रोजगार मिला है। क्षेत्रीय विषमताएं, क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षण रही है। कह रहे जो आपका क्षेत्रीय विषमता है वो इस समय हमारे सामने निकल कर आई हैं, जो एक बड़ा विलक्षण, मतलब अच्छी बात नहीं है। क्षेत्रीय असमताएं आपकी नहीं बढ़नी चाहिए। उस समय आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के प्रांत शामिल थे। अब देखिए, उस समय जो आपकी मद्रास जो आपकी प्रेसिडेंसी बनाई हुई थी, उसमें आज का आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन 4 राज्यों का जो वर्तमान क्षेत्र है वो आपका मद्रास आपका प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र की निर्भरता में कमी आ रही थी। कह रहे जो लोग आपके बंगाल वगैरह में लगे हुए थे, ध्यान दीजिए, मुंबई और आपके बंगाल में, तो यहाँ का जो आपका कृषि कार्य था और लोगों की जो आपकी निर्भरता थी, यानी कि जो आपकी डिपेंडेंसी थी, वो कैसी हो गई, एग्रीकल्चर पर हल्की सी कम हो रही थी। क्योंकि लोग कहाँ जा रहे थे, विनिर्माण, यानी कि जहां कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, और सर्दी क्षेत्र का महत्व क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो तरनरूप बढ़ रहा था। यानी कि ये सेक्टर ऐसे थे जो आपके डेवलप हो रहे थे। किंतु उस अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात में वृद्धि आंकी गई। और कह रहे हैं कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनके श्रमिकों को आपको इसमें वृद्धि नजर आएगी। कहां के, चाहे आपके पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे उड़ीसा के हों, इन क्षेत्र में आपका जो है बच्चों क्या मिली, जो वृद्धि थी वो आपका आंकी गई। आप उस वृद्धि की गणना कर सकते हैं, उस वृद्धि को देख सकते हैं कि वृद्धि किस प्रकार थी। तो इस प्रकार थोड़ी सी जो व्यावसायिक संरचना थी हमको दिखाई दी। अब आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर पढ़ेंगे आधारिक संरचना की क्या स्थिति थी। थोड़ा सा हम लोग इस आधारिक संरचना की स्थिति को देख लेते हैं। पढ़िए एक बार, देख रहे हैं बच्चों, है कोई प्रश्न? चलिए, कुछ पीछे से पूछना हो, आपने पढ़ा हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारी चीज मैं आपको करा चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, और इसमें जो है हम बात कर लेते हैं कि आधारिक संरचना, बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अगर हम लोग बात करें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था,
उसकी क्या स्थिति रही, थोड़ा इस पर अगर हम लोग आपका गौर करें तो क्या दिखाई देगा। देख सकते हैं आप, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल पतन यानी कि पोर्ट, जल परिवहन तथा डाक आदि का विकास हुआ। अब देखिए, आप देखेंगे इस समय रेलवे लाइन बिछने लग गई थी, जो आपके बंदरगाह हैं, जो पोर्ट एरिया हैं जिनको हम बोलते हैं पतन, अब उनका विकास हो रहा था। डाक संचार सेवाएं शुरू हो गई थी। क्यों हो रही थी? देखिए, पोर्ट के माध्यम से वो लोग क्या करते थे कि देश के आंतरिक हिस्सों से वो अपना कच्चा माल इकट्ठा करते थे और उस कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाते थे। बंदरगाह के माध्यम से जहाज में लादकर उन सामान को आपका कहां भेज देते थे? ब्रिटेन। ब्रिटेन में वो सामान, जो आपका सामान था, कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, वो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कहां आता था? वापस भारत आता था। ठीक, और फिर उनको भारतीय बाजारों में आपका बेचा जाता था। इसीलिए देश के आंतरिक क्षेत्र से माल, जो आपका रॉ मटेरियल है, उसको ढोने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई और रेलवे लाइन से आपके पोर्ट सिटी तक, बंदरगाहों तक पहुंचाया गया। इसलिए बंदरगाहों का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, और जल जो पतन है, जो आपके जहाज, उनका विकास इसलिए हुआ क्योंकि उनको सामान वहां ले जाना। और तार, जो आपकी तार व्यवस्था थी, जो डाक व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ हुई थी, उसका सिंपल, जो आपका चलाने का उद्देश्य केवल यह था कि जो लोग हैं, क्या है बच्चों, जो आपके लोग हैं वो क्या करें कि जो प्रशासनिक आपकी चीजें हैं, उनके उस डाक तार के माध्यम से सरकारी जो कार्य हैं, जो प्रशासनिक आपके, जो आपकी वर्किंग है, वो उनकी सुचारू रूप से जानकारी आपके डाक के माध्यम से आपकी बनी रहे और प्रशासनिक सेवा में वो चलती रही। इसलिए डाक की व्यवस्था का काम उन्होंने शुरू करा है। इनका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना ना था। अब ध्येय मतलब उनका मोटिव क्या नहीं था कि ये आपका जन सामान्य के लिए सुविधा नहीं थी, ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधने के ध्येय से किए जा रहे थे। देखिए, ये तो मैं बता रहा हूं कि उनका हर तरीके से अपने प्रॉफिट को सोचना था, ना कि दूसरे के प्रॉफिट से, भारतीय जनता के प्रॉफिट से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो उन्हें क्या चाहिए था कि हमारा अपना डेवलपमेंट हो, हमारा अपना विकास हो। अंग्रेजी शासन से पहले सड़कें आधुनिक यातायात के उपयुक्त नहीं थी। जब ब्रिटिश शासन आया उससे पहले हमारी सड़कें इतनी उपयुक्त नहीं थी। जो सड़क उन्होंने बनाई उसका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतर भागों के कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक पहुंचाने की सहायता मात्र था कि हम उनको वहां तक क्या कर दें, आपका उनको पहुंचा दें और इस तरह से उनकी सहायता हो जाए। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना था। मेन उद्देश्य क्या था? जो माल है हम उसको क्या कर दें, इंग्लैंड या फिर जो अन्य चीज हैं उनको वहां तक क्या कर दें, हम आपका पहुंचा दें। और यही उनका आपका क्या था, मोटिव जो था वो आपका बना हुआ था। समझ आया? ठीक, अब देख लीजिए, अब उनका क्या था कि उनको पहुंचाना है। अब देखिए, जो कि सड़क उन्होंने बनाई, उनका ध्येय देश के भीतर आवागमन की सुविधा, देश के भीतर कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी तक पहुंचाना आसान हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सभी मौसम में उपयोगी वाले सड़क का अभाव निरंतर ही बना रहा। वर्ष काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदा और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बसे देशवासी का जीवन कठिनाई से क्या था, आपका भरपूर हो जाता था। यानी कि पूरा जीवन उनका इस पूरी कठिनाई से आपका भर जाता था। ये आपको ध्यान देना होगा। आजादी ने 1850, ध्यान दीजिए, 50 में भारत में रेलवे लाइन का आरंभ हुआ। उनका यह सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान रहा कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। एक, इसमें लोगों के भू क्षेत्रीय संस्कृति
व्यवधानों को कम करने में आसान और लंबी यात्रा के अवसर प्राप्त हुए। दूसरी ओर भारतीय कृषक ने व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला, किंतु इस व्यावसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर स्वरूप आपका जो स्ट्रक्चर है वो इनको क्या हो गया, आपका प्राप्त हो गया। ठीक, वो क्या हुआ, ये पूरा स्ट्रक्चर उनको प्राप्त हुआ। अब देखिए इस इमेज को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये पुल है, बनाया है बंबई से ठाणे को जोड़ने वाला पहला पुल 1854 में बनाया गया। इस तरह की रेलगाड़ी आपकी चलाई गई थी बॉम्बे टू ठाणे। आप देख सकते हैं, बहुत पुरानी इमेज है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रही है, आपको दिखाई दे रही है। आप इसको देख लीजिए। अभी जितना पढ़ा है उसमें से कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे का किसी भी स्कूल से, आप मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई भी आपका डाउट है। तो बच्चों, हमने देखा कि भारत में जो आपका व्यापार था वो क्या हुआ, निसंदेह हमारा निर्यात बढ़ा। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि भारत के लोग ही आपका निर्यात कर रहे थे। लेकिन क्या वास्तविक में भारत के लोग थे? नहीं, क्योंकि इसमें ब्रिटिश शासन जो थी, जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, वो ही आपका निर्यात कर रही थी। तो भारत के लोगों को कोई इसमें प्रत्यक्ष जो आपका लाभ है वो आपका नहीं हो रहा था। और अगर भारत के लोगों को आपका प्रत्यक्ष लाभ नहीं था उसका, तो उनको बेनिफिट कहां से मिलेगा, उनको लाभ कहां से मिलेगा? ठीक, परंतु उसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। अब होंगे ही मुश्किल से, क्योंकि जब उनकी जन सामान्य की जो भागीदारी है वो आपकी सुनिश्चित नहीं हो रही है। तो इस प्रकार जन सामान्य को सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए देश के आर्थिक लाभ की भरपाई नहीं कर पा रहे थे। लाभ तो कैसा था, हमारा कल्चरल आपका बेनिफिट था, लेकिन मिला क्यों नहीं? क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, उसका जो प्रॉफिट मिलना था वो प्रॉफिट एक्चुअल में हमको नहीं मिला। समझ रहे हैं? और ये प्रॉफिट हमको ना मिलने की वजह से ये सारी दिक्कत, ये सारी कंडीशन जो होगी हमारे सामने खड़ी हो गई। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग और देख लेते हैं। सड़क तथा रेलवे के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जल मार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया। अब वो ऐसा नहीं कि अपने शासन में जो आंतरिक व्यापार था उसी पर फोकस कर रहे थे, नहीं, जो समुद्री मार्ग का विकास था उस पर भी आपका डेवलपमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनकी सारी चीजें तो आपका समुद्र के माध्यम से ब्रिटेन जानी थी, क्योंकि लैंड एरिया से तो वो भेज नहीं सकते थे। वायुयान कितनी बढ़िया उस समय आपकी उन्नत तकनीकी नहीं थी, क्लियर है? आज के समय में तो इतनी अच्छी उन्नत तकनीक उस समय नहीं थी। तो सब कुछ कहां से भेजना था बच्चों? जल के माध्यम से ही। तो उनको जल को तो आपको डेवलप करना ही था, वो उनकी प्राइमरी कंडीशन बन गया था। किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे, यानी कि जिस तरह से आप इन उपायों को देखकर अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकते हैं वो नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा के तटवर्ती नहर इसका विशेष एग्जाम्पल है। यदि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष के लिए किया गया था, यदि रेल मार्ग से आपके प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, नहर ये समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद भी अतः जल मार्ग को जोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य हेतु तो कानून को बनाए रखना था। अब देखिए जो तार व्यवस्था शुरू हुई थी ये क्या थी? ये महंगी थी। इसका मोटिव क्या था कि जो कानून व्यवस्था है वो आपका बनी रहे, ये इसका मेन क्या था बच्चों? आपका मोटिव था। अब देखिए डाक भेजनी है, कोई फ्री में तो जाएगी नहीं, डाक पैसे लगते थे उसके। कैसी थी उस समय? बहुत कॉस्टली थी ये। दूसरी ओर डाक सेवा की आवश्यक जन सामान्यों की सुविधा प्रदान कराती थी, किंतु ये बहुत अपर्याप्त थी, इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। आधारिक संरचना की वर्तमान अवस्था के विषय में आप कक्षा 8 में विस्तृत से जानकारी दी गई। अगर आपको पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो कक्षा 8 का अध्याय 8 जो चैप्टर 8 है, 8 चैप्टर में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्क्लूजन की, ठीक? लेकिन कॉन्क्लूजन से पहले अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम लोग कुछ एयरप्लेन वगैरह की बात कर रहे थे, तो टाटा एयरलाइंस यानी कि टाटा सन्स के विभाग के रूप में ध्यान दीजिए,
इस कंपनी ने 1932 में भारत में एक उड़ान क्षेत्र में नवीन तकनीकी, सबसे पहला देखिए टाटा एंड सन्स ने 1932 में अपना हेलीकॉप्टर बनाया। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर किसी का डाउट है पूछ लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देख लीजिए। तो बच्चों देख लिया आपने। तो बच्चों इसमें किसी कोई डाउट, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगर आपका कोई डाउट हो तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और जो उसका निष्कर्ष है उस पर पहुंचते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही क्या था, अत्यधिक अधिशोषित भार के से आपका लदा हुआ था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी कैसा हो गया था, बहुत कम हो गया था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिक विश्वसनीयता, क्षमता वर्धन और सार्वजनिक निवेश की मांग वृद्धि की मांग आप कर रहा था। विदेशी व्यापार तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का पोषित कर रहा था। केवल कहां भेज रहे थे सब कुछ, इंग्लैंड। ठीक, विदेशी प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचना उन्नयन, प्रसार, जनोमुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों की जनो कल्याणमुखी बनाने का आग्रह थी। संक्षेप में देश के सामाजिक आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थीं। अब क्या हो गया कि हमारे देश के सामने बहुत सारी ऐसी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो गई, जिनको आप लोग देख सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं, जो बहुत बड़ी व्यापक हो गई। तो चैप्टर के माध्यम से आपने क्या समझा, क्या चीज़ आपको समझ आई है, जब कुछ आपका डाउट इसमें रह गया है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का। चलिए आज अपने चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर किसी का डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपका डाउट नहीं है, कल आप लोग चैप्टर को रिवीजन करके आइए। कोई भी आपका डाउट बनता है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।